नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। जो भी विद्यार्थी क्लास 12th में हैं और जिनका कल चित्रकला का पेपर है, आज की क्लास में आपको सभी प्रश्न बहुत ही डिटेल में समझा दिए जाएंगे और एक एक प्रश्न से जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे वो साथ ही में आपको वहीं पर बता दिए जाएंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें जो उत्तर दिया हुआ है आप उन पर मत जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो आंसर हैं वो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो आंसर मैं बताऊँ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक आरेखन में साधारणतया किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं भड़कीले रंगों का, बहुत चटकीले रंगों का, हल्के आकर्षक रंगों का, विरोधी रंगों का। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, हल्के आकर्षक रंगों का, यानी कि जो आकर्षित करे रंग, अच्छे जो अच्छा संयोजन हो ऐसे रंगों का हमें यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, संपूर्णता प्रदान करने वाला आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन दी गई हैं लयात्मक सुंदर रेखाएं, ज्यामितीय आकार, इकाई की पुनरावृत्ति, आलेखन के आंतरिक विभाजन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या आ, लयात्मक सुंदर रेखाएं। क्योंकि अगर आपकी स्केचिंग अच्छी होगी, ठीक है, तो वैसे ही आप उसमें अच्छे रंग भर पाएंगे। अगर आप स्केचिंग पहले से ही गलत करेंगे तो आप जो रंग भरेंगे वो भी वैसे ही रहेंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? ज्यामिति आप समझते हैं, ज्यामितीय आकार वो होते हैं जो यंत्रों की सहायता से बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका वृत्त हो गया, आपका त्रिभुज हो गया, आयत, वर्ग, ये सभी कैसी हैं? ज्यामितीय आकृतियां हैं। ठीक है, तो आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? ज्यामिति सिखाने के लिए, सुंदरता के लिए, एक निश्चित आकार देने के लिए, सरल बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या सा, एक निश्चित आकार देने के लिए। जैसे कि अभी आपसे कहा जाए कि 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए, तो आप हाथ से ऐसे तो नहीं खींच पाएंगे। एक निश्चित आकार देने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ज्यामिति आकार है उनका प्रयोग क्यों किया जाता है? एक निश्चित आकार देने के लिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 4 नंबर, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं रेखाओं से, रूपों से, रंगों से, सभी से। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप सही कीजिएगा सभी से। ठीक है, सामंजस्य रेखा, रूप, रंगों सभी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 5 नंबर, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होंगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार मैंने इसे समझाया भी है। कल आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए मैं फिर से इस प्रश्न को समझा देती हूँ। आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल भी रटिएगा नहीं, रटेंगे पक्का है गलत करके आएंगे। अगर आप इसको समझ लेंगे तो कभी जीवन में आप इस प्रश्न को भूलेंगे नहीं। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में समझ लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं BHB H2H। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, 20 का राइट आंसर रहेगा। अब इस प्रश्न को समझ लेते हैं। तो जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए, आप अपने दिमाग में एक चीज़ याद रखिएगा। बी का मतलब होता है ब्लैकनेस, यानी कि कालापन। एच का मतलब होता है हार्डनेस, यानी कि कठोरता। अब एक एक करके समझ लेते हैं। ब्लैकनेस यानी कि कालापन। अब ये जो बी श्रेणी की पेंसिल होती हैं, ये मुलायम होती हैं। ध्यान रखिएगा, बी श्रेणी की जो पेंसिल होती हैं वो मुलायम होती हैं। और जब पेंसिल मुलायम होगी तो वो ज़्यादा घिसेगी, और ज़्यादा घिसेगी तो वो डार्क चलेगी। इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं एच। ठीक है, जो एच श्रेणी की पेंसिल होती हैं वो कठोर होती हैं, क्योंकि एच का मतलब होता है हार्डनेस, यानी कि कठोरता। तो एच श्रेणी की जो भी पेंसिल होंगी वो कठोर होंगी। अब कठोर होंगी तो कम घिसेंगी, और कम घिसेंगी तो हल्की चलेंगी। इतना आपको क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जितना अंक बढ़ता जाएगा, पेंसिल उतनी ज़्यादा मुलायम होती चली जाएगी और उतनी ज़्यादा ही वो डार्क चलेगी। और यहाँ पर जितना अंक आगे का बढ़ता जाएगा, यानी कि 2H, 4H, 6H, 8H, जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही पेंसिल कठोर होती चली जाएगी और हल्की चलेगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो बी श्रेणी की पेंसिल होती हैं मुलायम होती हैं और डार्क चलती हैं, और एच श्रेणी की पेंसिल जो होती हैं वो कठोर होती हैं और हल्की चलती हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे,
इसमें देखिए पूछा गया था अधिक काली, तो काली यानी कि जो बी श्रेणी की पेंसिल होंगी, तो बी श्रेणी की यहाँ पर केवल एक पेंसिल दी हुई है बी, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी ये एच है, ये 2H है और यहाँ पर दिया हुआ एच बी, ये नॉर्मल पेंसिल होती है। आप सभी लोग बचपन में पेंसिल से लिखे होंगे, तो वो कौन सी होती हैं? वो एच बी पेंसिल होती हैं। आपने देखा होगा उस पे लिखा होता है एच बी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है किस नंबर की तूलिका से सबसे पतली रेखा बनेगी? तूलिका का मतलब होता है ब्रश। अगर पूछ लिया जाए कि तूलिका क्या है, तो तूलिका ब्रश है। ऑप्शन दिए गए हैं 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर। आप सभी जानते हैं, सबने ड्राइंग बनाई है, तो अगर आप को पतली लाइन खींचनी होती है तो आप 1 नंबर का ब्रश लेते हैं या फिर इससे भी कम आप 0 नंबर का ब्रश लेते हैं, ट्रिपल 0 का लेते हैं। तो जो ऑप्शन में रहेगा आप ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सही विकल्प का चयन करेंगे। जितना कम होगा उतना ही पतला होगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर रेखा क्या है? तो रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है? सभी ऑप्शन को नहीं देखते हैं वरना टाइम ज़्यादा लगेगा और आपके पास टाइम उतना है नहीं। अगला प्रश्न है यहाँ पर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या डी, जिसका आधार कोण 90 डिग्री का हो। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण। फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 9 नंबर। ये आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। गर्म रंग या फिर वार्म कलर कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं लाल, हरा, नीला और काला। अब इसको भी समझ लेते हैं। गर्म रंग यानी कि ऐसे रंग जो सूर्य और आग में पाए जाते हैं। सूर्य कैसा होता है? गर्म होता है और आग कैसी होती है? वो भी गर्म होती है। तो ऐसे रंग जो सूर्य और आग में पाए जाते हैं वो गर्म रंग होते हैं। तो इसमें देखिए हरा, नीला, काला, क्या ये सूर्य और आग में पाए जाते हैं? नहीं। पाया कौन जाता है? लाल रंग। ये कैसा होगा? गर्म रंग। लाल हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, सब कैसे रंग हैं? गर्म रंग हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर रंग माध्यमों में सबसे पारदर्शी माध्यम कौन सा होता है? पारदर्शी माध्यम पूछा गया है यानी कि ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन दिए गए हैं पोस्टर कलर, वाटर कलर, पेस्टल कलर और ऑयल कलर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सॉरी ऑप्शन संख्या बी, वाटर कलर। देखिए पारदर्शी रंग अगर पूछे जाएं तो आप वाटर कलर ही लगाइएगा। वाटर कलर को छोड़कर जितने भी रंग होते हैं, जैसे यहाँ पर ऑयल हो गया, पोस्टर हो गया, पेस्टल रंग हो गए, सब कैसे होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जल रंग आपके पारदर्शी हो गए, बाकी सब अपारदर्शी हो गए। आगे समझिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 12 नंबर। ठंडे प्रभाव हाँ, ठंडे प्रभाव वाला रंग कौन सा है या फिर इनमें से ठंडे रंग कौन से हैं? अब ध्यान रखिए, ऐसे रंग जो पानी या फिर बर्फ के समीप होते हैं वो कैसे होते हैं? ठंडे रंग होते हैं। अब आप कहेंगे पानी तो सफ़ेद होता है, बर्फ तो सफ़ेद होते हैं, लेकिन जब आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको बर्फ या फिर जो ग्लेशियर हो गए यानी कि बर्फ के पहाड़ हो गए, वो हल्के नीले रंग के दिखाई देते हैं। चलिए इस आंसर देख लेते हैं। नीला, पीला, लाल, नारंगी। अभी मैंने आपको बताया कि पीला, लाल, नारंगी ये सब सूर्य में पाए जाते हैं, तो ये तो हो गए गर्म रंग। बचा कौन? नीला। तो नीला कैसा हो गया? ठंडा रंग। सबसे ठंडा रंग नीला है, ना कि हरा। ध्यान रखिएगा, अगर नीला और हरा दोनों ऑप्शन में दिए हों तो सबसे ठंडा रंग होता है नीला, क्योंकि नीले और पीले को मिलाकर बनता है हरा। ठीक है, तो हरा ठंडा रंग नहीं होगा। नीला सबसे ज़्यादा ठंडा रंग होता है। अगर नीला ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तब आप हरे को सही कर सकते हैं। अब समझिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। नेक्स्ट है 13 नंबर। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैंगनी बन जाए? ऑप्शन दिए गए हरा, पीला, लाल, काला। अगर आप सभी लोगों ने ड्राइंग बनाई होगी तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि नीले में कौन सा रंग मिलाएं कि बैंगनी हो जाए। तो नीले में देखिए, पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अभी आपको बताया गया है, नीला पीला होता है हरा। तो नीला और लाल मिलाएंगे तब बनेगा बैंगनी। ठीक है, नीले में मिलाएंगे लाल तो बन जाएगा बैंगनी, और पीला मिलाएंगे तो कैसा बन जाएगा? हरा बन जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14 नंबर। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन है काला सफ़ेद, लाल, नीला, पीला, नारंगी, बैंगनी, धानी, इनमें से कोई नहीं। तो तटस्थ रंग होते हैं काला और सफ़ेद। ठीक है, काला और सफ़ेद ये कैसे रंग हैं? तट तटस्थ रंग है। ठीक है,
और यहाँ पर जो दिए हुए हैं लाल, नीला, पीला, ये भी आप जान लीजिए, ये हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है। कौन-कौन से? लाल, पीला, नीला। ठीक है, ये प्राथमिक रंग दिए हुए हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, और हाँ, एक चीज़ ध्यान से सुनिए, अगर आपने कहीं पर पढ़े हों कि प्राथमिक रंग 4 होते हैं, तो अभी अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। प्राथमिक रंग 4 होते हैं, किसके अनुसार? तो ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 रंग हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए बाय द वे कि ओस्टवाल्ड के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है, तब आप 4 सही करेंगे। जो ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्राथमिक रंगों की संख्या 4 मानी है। लेकिन अगर ऐसे ही प्रश्न दिया हो कि इनमें से प्राथमिक रंग कौन है, ठीक है, नहीं, ये प्रश्न नहीं होगा। प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है, तब आप 3 सही करिएगा, 4 सही करके आएंगे, गलत होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न है 16 नंबर। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? स्थाई, अस्थाई, चमकीले, धुंधले। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या द धुंधले। अब देखिए, पेस्टल रंग कैसे होते हैं? धुंधले होते हैं। पेस्टल रंग का मतलब है जैसे कि आप जो मोम कलर यूज़ करते हैं, वैसे ही होते हैं पेस्टल रंग, ठीक है? तो पेस्टल रंगों के द्वारा जब आप चित्र बनाएँगे, तो वो हल्का धुंधला रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो क्लैरिटी है वो नहीं आती। चमकीले तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है? अब समझिए यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 7, 3, 4, 8। ठीक है, ओस्टवाल्ड का यहाँ पर रंग चक्र पूछा गया है, प्राथमिक रंग नहीं पूछे गए हैं। तो ओस्टवाल्ड का जो रंग चक्र है, ठीक है, उसमें कितने रंग हैं? 8 रंग हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या डी, 8। ओस्टवाल्ड का जो रंग चक्र है, उसमें कितने रंग हैं? 8 रंग हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए। ओस्टवाल्ड के अनुसार अगर प्राथमिक रंग पूछे जाएं तो 4 हैं, और ओस्टवाल्ड ने जो रंग चक्र दिया था उसमें कितने रंग हैं? 8 हैं। दोनों को अलग-अलग ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 18 नंबर। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन-सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में इस प्रश्न को समझ लेते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप लोगों को समझाना है, रटाना बिल्कुल भी नहीं। और कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसमें समझने वाला कुछ होता ही नहीं है, तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है नारंगी और चौथा है पीला। तो अभी आप लोगों को बताया जा चुका है कि लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग हैं। बचा कौन? नारंगी। तो ये हो गया द्वितीयक रंग। ठीक है, तो नारंगी द्वितीयक रंग है। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है, लाल, नीला और पीला। ठीक है, अब द्वितीयक रंग क्या होते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से जो तीसरा रंग बनता है उसे कहते हैं द्वितीयक रंग। इतना क्लियर हो गया? आप समझिए। तो दो प्राथमिक रंग जैसे कि लाल और नीले को मिलाया तो कौन सा बन गया? बैंगनी। ठीक है, बैंगनी। उसके बाद में नीले और पीले को मिलाया तो कौन सा बन गया? हरा। ठीक है, ये हो गया। और लाल और पीले को मिलाया तो कौन सा बन गया? नारंगी। ठीक है, बन गए। आप देखिए, हरा, बैंगनी और नारंगी ये प्राथमिक रंगों को मिलाने से बने हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो तीसरा रंग बनता है वो द्वितीयक रंग होता है। तो यहाँ पर दो प्राथमिक रंगों को अभी मैंने आपस में मिलाया और ये 3 रंग बन गए। तो ये कैसे हो गए? द्वितीयक रंग। तो आपको ध्यान रखना है, बैंगनी, हरा और नारंगी ये कैसे रंग हैं? द्वितीयक रंग हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब कभी भी आपको द्वितीयक रंग रटने नहीं पड़ेंगे। प्राथमिक रंग पता है, द्वितीयक रंग अपने आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप सभी जानते हैं। राइट आंसर है 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20 नंबर। हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष का रंग नहीं है? अब देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं अक्सर विद्यार्थी पूरा प्रश्न पढ़ते नहीं हैं और गलत करके आ जाते हैं। उनको लगता है कि पूछा गया है कि इंद्रधनुष का रंग है और पहला विकल्प सही कर देंगे। तो आपको एग्जाम टाइम पूरा प्रश्न 2-3 बार पढ़ना है और सारे विकल्प पढ़ने हैं, उसके बाद में ही आंसर देना है।
अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं नीला, नारंगी, भूरा, लाल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या सी, भूरा। अब इंद्रधनुष से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इंद्रधनुष के सातों रंग याद करने होंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। आपको एक शब्द केवल याद करना पड़ेगा और सारे इंद्रधनुष के रंग याद हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो आप याद रखिए विबग्योर। ठीक है, अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया जाएगा। तो इंग्लिश में देखिए विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है। वी से हो गया वायलट यानी कि बैंगनी रंग, आई से हो गया इंडिगो यानी कि नीला रंग, और बी से होता तो ब्लू है लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है आसमानी नीला। जी से हो गया ग्रीन, वाई से हो गया येलो यानी पीला, ओ से हो गया ऑरेंज यानी नारंगी, और आर से हो गया रेड यानी लाल। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश में। अब समझ लेते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको याद करने के लिए क्या याद रखना है? बै नी आ हा पी ना ला। अब देखिए यहाँ पर बै नी आ हा पी ना और ला। ठीक है, बैनी यहाँ पीना ला। बा से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नीला और ला से लाल। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं वो आप इंग्लिश वाला याद रख सकते हैं, बाकी हिंदी वाले हिंदी वाला याद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, वरना आप इंद्रधनुष से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे गलत ही करके आएंगे। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर 22 नंबर, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? तो अभी आपको सभी रंग ऊपर बताए गए हैं कि किसमें कौन सा रंग मिलाया जाएगा तो कौन सा रंग बनेगा। फिलहाल यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं। तो लाल में हम पीले रंग को मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा? नारंगी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, पीला। नेक्स्ट यहाँ पर जल रंग मिलते हैं ट्यूब से, टिकिया से, शीशी से, तीनों में। तो आप जानते हैं जो जल रंग है वो ट्यूब में भी मिलते हैं, टिकिया और शीशी सभी में मिलते हैं। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी या फिर तीनों में। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी का रंग है यानी प्राथमिक रंग पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं बर्न्ट साइना, वॉन डाइक ब्राउन, बर्न्ट अंबर और वेरिडियन। तो यहाँ पर सभी रंगों के नाम इंग्लिश में दिए हुए हैं। तो जो आपका वेरिडियन है ये कुछ हरेपन में होता है, तो यही आपका प्राथमिक रंग है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि ओस्ट वाल्ड ने प्राथमिक रंगों की संख्या 4 मानी है और इन्होंने हरे रंग को भी प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत रखा है। और यहाँ पर दिया हुआ है वेरिडियन जो कुछ हरेपन में ही होता है। तो ये आपका हो गया प्राथमिक रंग। अगला प्रश्न आता है, सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं। पहले इस प्रश्न को समझ लीजिए। सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं। जैसे कि कोई रंग है, मान लिया लाल रंग है, तो इसमें सफेद रंग को मिलाकर जो आप विभिन्न यहाँ पर अलग अलग रंग तैयार करेंगे उनको क्या कहेंगे? जैसे आपने थोड़ा सा सफेद रंग मिलाया लाल में तो वो हल्का गुलाबीपन में हुआ, बहुत ज़्यादा आपने सफ़ेद मिला दिया तो गुलाबीपन जो उसका है और कम हो गया। तो इस प्रकार से आपने बहुत सारे रंग तैयार कर लिए, इनको कहते क्या हैं? ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाश, तान, टिंट, शेड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सा, टिंट। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद रंग को मिलाकर जो आप बहुत सारे रंग तैयार करेंगे इनको कहते हैं टिंट। और काले रंग को मिलाकर किसी भी रंग में, जैसे आपका लाल हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, इन रंगों में काले रंग को मिलाकर बहुत सारे रंग तैयार करेंगे उनको कहते हैं शेड। ठीक है, सफ़ेद रंग को मिलाएंगे तो उनको टिंट कहेंगे और काले रंग को मिलाकर जो बहुत सारे रंग आप तैयार करेंगे उनको शेड कहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, तीव्र प्रकाश को कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है मध्यम प्रकाश, टिंट, शेड, हाईलाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या द हाईलाइट, यानी कि तीव्र प्रकाश यानी बहुत सारा प्रकाश यानी हाईलाइट। नेक्स्ट है यहाँ पर, वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से करना ठीक होगा? तैल रंग, पोस्टर का रंग, एक्रेलिक रंग, इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्रों पर डिजाइन करने के लिए या फिर वस्त्रों पर अगर आप कोई भी कलाकारी कर रहे हैं तो वहां पर जो एक्रेलिक रंग है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 28 नंबर, चारकोल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में इसे समझ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, पहले विकल्प को देख लेते हैं।
ग्रेफाइट, लाल रंग, तैल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या द, इनमें से कोई नहीं। चारकोल क्या होता है? चारकोल का मतलब होता है कोयला। ठीक है, चारकोल का मतलब होता है कोयला। और अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कोयला किस लकड़ी का माना जाता है, या फिर सबसे अच्छा चारकोल किस लकड़ी का होता है, तो अंगूर की लकड़ी का। ध्यान रखिएगा, अंगूर ना हो तो आप इमली भी सही कर सकते हैं। अगर अंगूर की लकड़ी ऑप्शन में है तब आप उसी को सही करेंगे, अगर वो नहीं है तो आप इमली को भी सही कर सकते हैं। तो चारकोल का मतलब होता है कोयला। और मैंने आज ही एक वीडियो डाली थी, उसमें कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि नहीं इसमें ग्रेफाइट सही होगा। अरे भाई, चारकोल का मतलब ही कोयला होता है। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं ये विकल्प मौजूद है, तो आप चार जो ग्रेफाइट है उसे सही क्यों करेंगे? अगर यहाँ पर कुछ और दिया होता, जैसे कुछ भी दिया होता, पीला रंग दिया होता, तब आप ग्रेफाइट को सही कर सकते थे। और मैंने ये चीज़ समझाई भी है वहाँ पर। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही होगा। अगर आप करना चाह रहे हैं ग्रेफाइट तो आप कर लीजिए, ठीक है? अगर आप ग्रेफाइट करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लाल रंग सही करिए, आप तैल रंग सही करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर कोयला लिखा होता तब आप कोयले को सही करते। चारकोल का मतलब ही कोयला होता है, ठीक है? और जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं, वो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन के अपरूपों में ग्रेफाइट होता है, ठीक है? कार्बन के जो अपरूप हैं उसमें आप ग्रेफाइट को पढ़ते हैं। यहाँ पर चारकोल पूछा गया है, तो चारकोल यहाँ पर इनमें से कोई नहीं ही विकल्प सही होगा। अगला समझिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न। तैल रंग चित्रण हेतु क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी कि अगर आप तैल रंगों द्वारा चित्रकारी कर रहे हैं तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे? नाइफ का, ईजल का, अलसी के तेल का, जल का। तो तैल रंग में जल का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या द, जल। नाइफ, अब नाइफ क्या होता है? तो नाइफ चाकू के तरीके का होता है और इससे भी तैल रंग में काम किया जाता है। मोटे मोटे रंग लगा दिए जाते हैं जिसे इम्पेस्टो कहा जाता है, ठीक है? मोटे-मोटे रंग जब लगाए जाते हैं नाइफ़ की सहायता से, तो उस जो वो चित्रण विधि होगी उसको कहेंगे इम्पेस्टो, ठीक है? बाकी ईज़ल, ईज़ल होती है त्रिपाई जिस पर कैनवास रखा जाता है, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है? ऐसे बनी होती है, तो इसमें कैनवास यहाँ पर टाँगा जाता है। और वो हो गई ईज़ल, अलसी के तेल का तो इस्तेमाल करते ही हैं, बाकी जल रंग का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अपारदर्शी तकनीक नहीं है। मतलब कि समझिए इस प्रश्न को, अपारदर्शी तकनीक नहीं है यानी कि कैसी है? पारदर्शी है। और अभी आपको इस प्रश्न को बताया भी गया था, चलिए समझ लेते हैं। वॉस, इम्पेस्टो, गॉस, स्कम्बलिंग। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो जल रंग हैं वो कैसे होते हैं? पारदर्शी। और यहाँ पर पूछा क्या गया है? थोड़ा घुमा दिया गया है, प्रश्न वही पूछा गया है। अपारदर्शी तकनीक नहीं है यानी कैसी है? पारदर्शी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, वास, ठीक है? बाकी इम्पेस्टो, गॉस, स्कम्बलिंग ये सब नहीं, मतलब ये आपकी अपारदर्शी हैं, पूछा गया है पारदर्शी, तो वो रहेगा वॉश, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर, अभी भी इस प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। आप लोग बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा, कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, ठीक है? तो पूछा गया है अपारदर्शक तकनीक नहीं है। इम्पेस्टो, गॉस, स्कम्बलिंग ये कैसे हैं? पारदर्शक हैं, बचा कौन? वॉस। तो ये हो गई अपारदर्शक तकनीक नहीं है। फिर अगला प्रश्न है 33 नंबर। वॉस चित्रण का प्रारंभ भारत में किसने किया? जो वॉश चित्रण पद्धति है इसका भारत में प्रयोग सबसे पहले किसने किया या प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन है शारदा वकील ने, गगनेन नाथ ने, अवनीन नाथ ने, तीनों में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वॉश तकनीक का भारत में प्रारंभ किया था अवनीन नाथ टैगोर ने। और इनसे प्रश्न एक और भी पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता कौन हैं? तो आपके अवनीन्द्रनाथ टैगोर होंगे। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन में नहीं दिए हैं बाय द वे, तो आपके राजा रवि वर्मा भी सही हो जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? आगे समझिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है 34 नंबर। ज्यामिति डिजाइन का अधिकतर प्रयोग मिलता है बौद्ध अलंकरणों से, जैन अलंकरणों से, मुसलमानी अलंकरणों से, राजपूत अलंकरणों से। इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न।
छत की सीलिंग के केंद्र को अलंकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सटीक आलेखन तैयार किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर केंद्रीय आलेखन और संपूर्ण आलेखन, किनारी का आलेखन, कोने का आलेखन। अब देखिए, जो छत की सीलिंग का केंद्र है, जैसे ये छत है, इसका जो केंद्र है ये केंद्र, तो केंद्र में डिजाइन बनाने के लिए केंद्रीय आलेखन बेस्ट रहता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, केंद्रीय आलेखन। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 36 नंबर, किनारी का आलेखन उपयोग किया जाता है। किनारे का जो आलेखन होता है साइड का, तो वो किस में यूज किया जाता है? फर्श के केंद्र के लिए? बिल्कुल भी नहीं। छत के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए, तकिए के गिलाफ के मध्य के लिए। अब देखिए, इस प्रश्न में कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि इसमें कुछ दिमाग लगाया जाए या सोचना पड़े। किनारी का आलेखन है तो नॉर्मल सी बात है, वो किनारे के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। इसमें भी केंद्र दिया है, इस विकल्प में भी और इस विकल्प में भी। ठीक है, मध्य के लिए यानी केंद्र के लिए। बचा क्या? साड़ी की किनारी के लिए। तो अगर किनारी का आलेखन है इस प्रकार से पतला, तो वो किनारे के लिए ही प्रयोग होगा। अगला समझिए प्रश्न यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? फर्श के मध्य को सजाने के लिए सामान्यतया कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? फूल, पत्ती और कली, यांत्रिक इकाई, केवल पशु पक्षी और ज्यामिति आकार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, फूल, पत्ती और कली। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर, रजाई के एक आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? ऑप्शन यहाँ पर आयताकार, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, वर्गाकार। अब देखिए, रजाई कैसी होती है? रजाई होती है कुछ इस प्रकार से, आयताकार। ठीक है, तो यहाँ पर रजाई को सजाने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? आयताकार। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तूलिकाएं हैं, मतलब जल रंग से चित्रकारी करने के लिए सबसे अच्छा ब्रश कौन सा होता है? ब्रिस्टल, मॉप, सेबल, तीनों में से कोई नहीं। तो जल रंग चित्रण के लिए सबसे अच्छे जो ब्रश होते हैं वो शेबल ब्रश होते हैं या फिर शेबल तूलिकाएं होती हैं। और अगर पूछा जाए तैल रंग के लिए, तो हॉग हेयर वाले जो ब्रश होते हैं, सुअर के बालों से बनी जो तूलिकाएं होती हैं, वो बेस्ट रहती हैं तैल रंग के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न, आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? वस्तु को टिकाऊ बनाना, वस्तु को आकर्षक बनाना, वस्तु को कीमती बनाना, वस्तु को उपयोगी बनाना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, वस्तु को आकर्षक बनाना। आलेखन का जो महत्व है या फिर आलेखन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कोई भी वस्तु है अगर उसमें आलेखन बना दिया जाए, डिजाइन बना दी जाए, तो वो अधिक आकर्षक लगेगा। तो आलेखन का जो महत्व है वो क्या है? वस्तु को आकर्षक बनाना, सुंदर बनाना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकृतिक रंग योजना, एक रंग योजना, दो रंग योजना, तीन रंग योजना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बा, एक रंग योजना। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? तो एक वर्णी योजना या फिर एक रंग योजना। अब इसको समझ लेते हैं। मोनो कलर योजना होती क्या है? जैसे कोई एक रंग है, मान लिया लाल रंग है, तो लाल रंग की ही विभिन्न तानों के द्वारा अगर किसी चित्र को पूर्ण कर दिया जाए, उसमें कोई दूसरा रंग ना लगाया जाए, तो इस प्रकार के बने चित्र को क्या कहते हैं? मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, या फिर उसमें मोनो कलर योजना का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है? तो अभी आपको बताया गया है कि काला और सफेद ये तटस्थ रंग है, तो इसमें सफेद ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पर, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? दृश्य और श्रव्य, दृश्य श्रव्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या बा, दृश्य कला। अब समझ लीजिए यहाँ पर कि दृश्य और श्रव्य कलाएं होती क्या हैं। दृश्य यानी कि देखना, श्रव्य यानी कि सुनना। तो चित्रकला को सभी देखते हैं, आप सभी लोग, हम सभी लोग चित्रकला को देखते हैं, सुनते तो है नहीं। तो चित्रकला दृश्य कला के अंतर्गत आएगी। अभी यहाँ पर होती नाटक कला या संगीत कला, तो वो कैसी हैं? वो आपकी श्रव्य कलाएं हैं। ठीक है, नाटक कला दृश्य और श्रव्य दोनों है। नाटक जहाँ पर अगर होता है तो उसे आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो नाटक दृश्य और श्रव्य दोनों हो गई। और जो आपकी काव्य कला है वो कैसी श्रव्य कला है, काव्य को देखा तो जाता नहीं, केवल सुना जाता है। ठीक है, संगीत कला वो भी श्रव्य कला है, संगीत को भी देखते नहीं है, सुनते हैं। तो इस प्रकार से रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गहरा रंग विशेषकर चित्रों में क्या दर्शाने के लिए, यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, गहरा रंग विशेषकर चित्रों में क्या दर्शाने के लिए
व्यवहार होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, घनत्व, काली घटा, अंधेरा, इनमें से कोई नहीं। यानी गहरा रंग जो है, डार्क कलर, वो चित्रों में किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या आ, घनत्व या फिर गहराई दिखाने के लिए। जैसे अभी आप किसी कुएं का चित्रण करिए, तो वो बहुत गहरा होता है, तो अंदर से आप उसमें बहुत डार्क कलर लगाएंगे। ठीक है, गहराई दिखाने के लिए डार्क कलर का इस्तेमाल होता है। और अगर उभार दिखाना है तो वहां पर आप लाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज आपको क्लियर हुई? अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, व्हाइट मैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? ऑप्शन है जल रंग, तैल रंग, टेम्परा, चूर्णित माध्यम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, जल माध्यम। ध्यान रखिएगा, व्हाइट मैन पेपर का इस्तेमाल जल रंगों के लिए होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर, मुख्य रंग कितने हैं? मुख्य रंग कितने हैं, प्राथमिक रंग कितने हैं, प्राइमरी कलर्स कितने हैं, सब एक ही बातें हैं। तो मुख्य रंग कितने हैं? 3 हैं, अभी आपको बताया गया है। 4 बिल्कुल भी मत सही कीजिएगा। अगर ओस्ट वर्ल्ड के अनुसार पूछा जाए कि मुख्य रंग कितने हैं, तब आप 4 सही करेंगे, अन्यथा हाँ, वैसे आपको 3 ही सही करना होगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर, चित्र में छाया और प्रकाश की क्या भूमिका है? ऑप्शन है रात और दिन को दिखाना, त्रिआयामी प्रभाव दिखाना, चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, त्रिआयामी प्रभाव दिखाना। अब समझिए यहाँ पर, किसी भी वस्तु को अगर आप 3D बनाना चाहते हैं, तो उसमें छाया प्रकाश के द्वारा ही उसको आप 3D बना सकते हैं। अगर गहराई दिखानी है तो वहां पर डार्क कलर लगाएंगे, और अगर उभार दिखाना है तो वहां पर आपको लाइट रखना होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि चित्र में छाया और प्रकाश की भूमिका क्या है, त्रिआयामी प्रभाव दिखाना या फिर किसी भी वस्तु को 3D बनाना। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 49 नंबर, निम्नलिखित 4 विकल्पों में सबसे अच्छी रंग संगति कौन सी है? सहयोगी रंगों की संगति, विरोधी रंगों की संगति, एकाकी रंगों की संगति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, सहयोगी रंगों की संगति। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है वृत्त, वर्ग, त्रिकोण, कोण। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या द, कोण। ठीक है, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, इसमें आप आलेखन बनाते होंगे, लेकिन कोण, कोण कैसे बनता है? जैसे ये आपका 90 डिग्री का हो गया, और इसे अगर आपने 20 से कट कर दिया तो ये 45 का हो गया, तो ये 45 का कोण बन गया। तो इस कोण में तो आप आलेखन बनाते नहीं हैं, तो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है कोण, बाकी सब आलेखन के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीयक रंग नहीं है। तो पहला जो है बैंगनी, ये द्वितीयक रंग है। नारंगी, ये भी द्वितीयक रंग है। हरा, ये भी द्वितीयक है। और लाल, ये कैसा है? प्राथमिक रंग है। तो द्वितीयक रंग नहीं है लाल, क्योंकि ये प्राथमिक है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर, पेस्टल रंग की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है चमकीले, धुंधले, अस्थायी और स्थायी। और ये प्रश्न अभी ऊपर मैंने सॉल्व भी करवाया था, वहां पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पेस्टल रंगों की विशेषता क्या है? तो ये अस्थायी होते हैं, और इनको स्थायी करने के लिए इन पर फिक्सेटिव का छिड़काव किया जाता है, जिससे ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि पेस्टल रंगों को स्थायी करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो फिक्सेटिव का। ठीक है, और ऊपर जो अभी प्रश्न मैंने सॉल्व कराया था, यही वाला जिसमें धुंधले सही करवा दिया, उसे आप सही कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? नारियल का तेल, सरसों का, तारपीन का, इनमें से कोई नहीं। तो तैल रंग चित्रण के लिए अलसी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि ऑप्शन में अलसी का तेल है नहीं, तो हम सही करेंगे तारपीन के तेल को। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में है अलसी और तारपीन, तब आप अलसी के तेल को ही सही करेंगे। अगला प्रश्न समझिए यहाँ पर, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ समूह कहाँ है? पंचमढ़ी, भीमबेटका, आदमगढ़, रायगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सा, आदमगढ़। आदमगढ़ या फिर होशंगाबाद। अगर आदमगढ़ बाय द वे ऑप्शन में ना दिया हो, होशंगाबाद दिया हो, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। तब आप होशंगाबाद को सही करेंगे, और आदमगढ़ दिया है तो आप आदमगढ़ को सही करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? नृत्यांगना की मूर्ति या फिर नर्तकी की मूर्ति, इस प्रकार से कैसे भी पूछा जा सकता है।
और ये हड़प्पा से नहीं मिली है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ध्यान रखिएगा, और ये बनी कहाँ से है, तो ये बनी है कांसे से। अगर कांसा ऑप्शन में ना दिया हो, तांबा दिया हो, ठीक है, कांसा बाय द वे ऑप्शन में ना दिया हो, यहाँ पर लोहा लिखा हो और तांबा ऑप्शन में हो, तब आप तांबे को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि तांबे से ही कांसे का निर्माण किया जाता है। आगे समझिए अगला प्रश्न। सर्वप्रथम किस विद्वान ने भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है? कालिदास, अवनींद्रनाथ टैगोर, वात्स्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो 6 मुख्य अंगों का वर्णन किसने किया है? ऑप्शन संख्या बा, अवनींद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन किसने किया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर। भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो भीमबेटका के गुफा चित्र कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बोधिसत्व वज्रपाणि चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है? वज्रपाणि बोधिसत्व या पद्मपाणि बोधिसत्व या फिर अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, ये सब कहाँ के हैं? अजंता के हैं। ठीक है, और एक चीज, अजंता की गुफाएं अगर पूछ लिया जाए कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफाएं हैं। और अजंता किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर जो भी चित्र बनाए गए हैं, सब चित्र महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। अधिकतर चित्र महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है, एक आधे चित्र और भी हैं। ठीक है, तो अजंता बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो अजंता है, ये चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला तीनों की त्रिवेणी है। ठीक है, एलोरा अगर पूछी जाए तो वो 3 धर्मों की त्रिवेणी है। एलोरा में तीनों धर्मों की गुफाएं पाई गई हैं, तीनों धर्मों से संबंधित वहाँ पर मतलब नमूने मिले हैं, गुफाएं हैं। तो अगर पूछा जाए कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण या 3 धर्मों की त्रिवेणी कौन है, तो एलोरा है। और चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, इनकी त्रिवेणी कौन है? तो आपकी अजंता है। नोट कर लीजिए आप अभी। अगला प्रश्न समझिए यहाँ पर, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? अभी मैंने आपको बता दिया, महाराष्ट्र में। ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपका बिल्कुल भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, और अगला समझिए यहाँ पर प्रश्न, अजंता के किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है 2 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 19 नंबर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या आ, गुफा संख्या 2 नंबर। अब देखिए यहाँ पर अजंता की गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1 और 2, इनमें ही चित्र मिले हैं। 11 और 19 से तो कोई मतलब ही नहीं है। और जो आपकी गुफा संख्या 2 है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं, तो यही आपका 2 नंबर सही होगा। बाकी ज़्यादा समझने की इसमें आप कोशिश मत कीजिए। अगर ये प्रश्न आया तो 2 नंबर आप सही कर दीजिएगा, और अगर समझाना स्टार्ट कर दिया तो आप इतना जल्दी नहीं समझ पाएंगे। कल आपका एग्जाम है। ठीक है, अगला प्रश्न समझिए 9 नंबर। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? अजंता में, बाघ में, बादामी में, सित्तनवासल में। 2 शोकाकुल नारी, ठीक है, तो ये है बाघ में। 2 शोकाकुल नारी कहाँ पर हैं? बाघ में हैं, यानी बाघ की गुफाएं जो हैं वहां पर ये चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर बादामी गुफाएं कहाँ हैं? तो ये कहाँ पर हैं? कर्नाटक में हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 11 नंबर। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और बाघ गुफाएं कहाँ हैं? तो ये भी आपकी ये मध्य प्रदेश में है। अजंता महाराष्ट्र में है और बाघ मध्य प्रदेश में है। अजंता के समीप कौन सी नदी है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो अजंता के समीप वाघोरा नदी है और बाघ गुफाएं बाघिनी नदी के किनारे हैं। अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी के किनारे हैं, बाघ की गुफाएं बाघिनी नदी के किनारे हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बाघ से बाघिनी ध्यान रखिएगा, बाकी बाघोरा नदी के किनारे अजंता हो गई। नेक्स्ट है मार विजय भित्ति चित्र अजंता की किस गुफा से मिला है? कौन सा चित्र है? मार विजय। 16 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 9 नंबर। तो मार विजय जो भित्ति चित्र है, ये अजंता की गुफा संख्या 1 से मिला है और इसमें गलत दिया हुआ है। गुफा संख्या देखिए 16 दिया हुआ है, गलत है। ये 1 नंबर से मिला है। पद्म पाणी बोधिसत्व, मार विजय, ये दोनों 1 नंबर के हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अजंता के चित्रों का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तैल रंग, जल रंग, भित्ति चित्र, कोई नहीं। तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि अजंता के भित्ति चित्र, अजंता के भित्ति चित्र, तो ये क्या है? भित्ति चित्र है। क्लियर हुआ इतना?
अगला प्रश्न है यहाँ पर 16 नंबर, क्या कह रहा है? खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? खजुराहो के जो मंदिर हैं वो कहाँ हैं? तो वो आपके हैं मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिए खजुराहो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कल्प सूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित है? यानी कल्प सूत्र के जो लघु चित्र हैं, लघु का मतलब छोटे, चित्र का मतलब चित्र, तो कल्प सूत्र के जो लघु चित्र हैं वो किससे संबंधित हैं? तो जैन धर्म से। ध्यान रखिएगा कल्प सूत्र ये जैन धर्म का ग्रंथ है, तो इसके जो चित्र हैं वो भी जैन धर्म के ही होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20 नंबर, अपभ्रंश शैली के चित्र हैं रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास, तो ये सभी हैं, ये सभी हैं, ठीक है, ये सभी चित्र अपभ्रंश शैली के हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर गुजराती चित्रकला शैली से किस चित्रकला शैली का विकास हुआ? बौद्धकालीन, मुगलकालीन, राजपूतकालीन, इनमें से कोई नहीं। तो गुजराती शैली का मतलब है अपभ्रंश शैली, और अपभ्रंश शैली से किस शैली का विकास हुआ? राजस्थानी शैली का। राजस्थानी शैली को राजपूत शैली भी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर रहेगा राजपूतकालीन। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 22 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन है? मंसूर, अब्दुल रहमान, अब्दुल समद और कुशन लाल। तो मुगल चित्रकला में पशु पक्षी चित्रकार कौन है, या फिर सबसे बेस्ट पशु पक्षी चित्रकार कौन है? मंसूर। और अगर पूछ लिया जाए कि मंसूर किस राजा के समय में था, तो जहांगीर के समय में, ठीक है, ध्यान रखिएगा जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न है 23 नंबर, किसके शासन काल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है? या फिर किसके राज्यकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है? तो ध्यान रखिएगा हमजानामा का चित्रांकन हुआ है अकबर के समय। नेक्स्ट है किसके राज्यकाल में बाबरनामा का चित्रण हुआ है? तो अकबर के काल में। अगला प्रश्न है किसके समय में रज्मनामा का चित्रण हुआ है? तो अकबर के काल में। रज्मनामा हो गया, बाबरनामा हो गया, और आपका कौन सा दिया है? हाँ, हमजानामा है। ये सब चित्र किसके समय में बने हैं? और एक और ध्यान रखिए तूतीनामा, इन सब के चित्र बने हैं अकबर के काल में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अब्दुल रहमान चुगताई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अकबर चित्रकला शैली, जहांगीर चित्रकला शैली, बंगाल चित्रकला शैली, दक्कनी चित्रकला शैली। तो अब्दुल रहमान चुगताई ये बंगाल चित्रकला शैली या फिर बंगाल स्कूल से संबंधित है, और इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, जहांगीर से इनका कोई मतलब ही नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, चावंड, गुलेर। तो किशनगढ़, बूंदी, चावंड ये सब राजस्थानी चित्रकला के ही अंतर्गत आते हैं। गुलेर आपका पहाड़ी शैली का है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, चित्रकार निहाल चंद किस चित्रण शैली से संबंधित है? यानी जो निहाल चंद चित्रकार है इसने किस शैली में कार्य किया है? तो इसने किया है काम किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला की सबसे बेस्ट शैली अगर पूछी जाए तो किशनगढ़ शैली है। और ध्यान रखिए किशनगढ़ शैली के जो उन्नायक राजा हैं वो कौन हैं? आपके सावंत सिंह। ध्यान रखिएगा बनी ठनी चित्र किस शैली के अंतर्गत बनाया गया है? तो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत। और बनाया किसने है? तो यही जो आपके निहाल चंद हैं। तो किशनगढ़ शैली से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न तो जरूर ही आता है, तो आप ध्यान रखिए जो भी प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। अगला है यहाँ पर सपाट, चटक व उष्ण योजना की मुख्य विशेषता है किशनगढ़ चित्र शैली, गुलेर, गढ़वाल और बसोली। चटक रंग अगर आ जाएं तो आप बसोली शैली ही सही कीजिएगा, ठीक है, बाकी इनमें से ये सभी गलत है, किशनगढ़, गुलेर, गढ़वाल ये सभी गलत है, और इसमें सही करवाया है ए, गलत दिया हुआ है। चटक रंगों के लिए आपकी बसोली शैली सही होगी। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, तो ये है किशनगढ़ शैली का। बनाया किसने है? निहाल चंद ने। फिर अगला प्रश्न कौन सा था? नेक्स्ट है यहाँ पर कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? जो कांगड़ा शैली है वो किसके अंतर्गत आती है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, पहाड़ी शैली। आप नोट कर लीजिए जो आपकी पहाड़ी चित्रकला है उसके अंतर्गत चार शैलियां आप ध्यान रखिए। पहाड़ी शैली के अंतर्गत 4 शैलियां ध्यान रखिए, कांगड़ा, गुलेर, बसोली और गढ़वाल, ये सब पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। बाकी राजस्थानी में आपकी
मेवाड़, जोधपुर, किशनगढ़, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, बस इतनी ही आप ध्यान रखिए, और कोटा। ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 34 नंबर। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ पर है? राइट आंसर डी, चित्रा आर्ट गैलरी, त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बा, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका, नई दिल्ली, या फिर NGMA, ये भी आ सकता है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये इंग्लिश में नाम है, यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सबसे पहले किसने बनाए? यूरोपीय चित्रण पद्धति पर सबसे पहले धार्मिक चित्र किसने बनाए? ऑप्शन संख्या बा, त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय चित्रण पद्धति का इस्तेमाल किया था, यानी कि तैल रंग का, और तैल रंग यूरोपीय चित्रण पद्धति है। चित्र इन्होंने बनाए थे धार्मिक, तो यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सबसे पहले किसने बनाए? राजा रवि वर्मा ने। अब यहाँ पर कुछ चीजें आप समझ लीजिए। राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? केरल के हैं, और इनका जो माध्यम है वो तैल रंग है। तैल रंग की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी? ये भी ध्यान रखिएगा, थियोडोर जेनसन से। और इनके जो चित्रों का विषय रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पौराणिक या फिर धार्मिक रहा है, और इनको कैलेंडर कला का जन्मदाता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, बंगाल के कला जागृति आंदोलन के प्रवर्तक हैं। बंगाल के कला जागृति आंदोलन के प्रवर्तक, या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता कौन है? ठीक है, या बंगाल शैली के जनक कौन है? वॉस पद्धति भारत में किसने शुरू की? ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर इन सब का रहेगा अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक, या फिर बंगाल शैली के जनक, बंगाल स्कूल के जनक, बंगाल के कला जागृति के आंदोलनकर्ता, सब अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस समकालीन चित्रकार ने एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बनाई है? तो राइट आंसर सा, MF हुसैन। ठीक है, MF हुसैन का पूरा नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए, मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था? तो कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना, इसीलिए कंपनी शैली को पटना शैली भी कहते थे। अगर पूछ लिया जाए कि पटना शैली का प्रमुख केंद्र क्या था, तो पटना, और कंपनी शैली का पूछ लिया जाए दूसरा नाम क्या है, तो पटना शैली। फिर आता है अगला प्रश्न यहाँ पर, शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट यहाँ पर, गजगामिनी फिल्म किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, और ये किसकी है? ऑप्शन संख्या सा, MF हुसैन की। गजगामिनी ये फिल्म किसकी है? MF हुसैन की है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न, बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न यहाँ पर, आधुनिक भारत की आधुनिक चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है मकबूल फिदा हुसैन, रविन्द्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय, नारायण श्रीधर बेंद्रे। अब यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं वो ऑप्शन में दिए ही नहीं हैं, ना तो राजा रवि वर्मा दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, तो आपके ये सही होंगे। ध्यान रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर नंबर 1 पर सही होंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं वो नंबर 1 पर सही होंगे। अगर वो नहीं दिए हैं, राजा रवि वर्मा दिए हैं, तो आप उनको सही करेंगे, रविन्द्रनाथ ठाकुर दिए हैं तब आप इनको सही करेंगे। तो ये प्रश्न जो हैं इनको अच्छे से ध्यान रखिए, कन्फ्यूज़न मत हुई, इसमें कन्फ्यूज मत होइए, वरना फिर गड़बड़ है। इस वीडियो को फिर से आप लोग देख लीजिएगा, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर वो सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न समझिए, भारतीय चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया गया है? 7.5 भागों में, 8.5 भागों में, 9 भागों में, 10 भागों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, 7.5 भागों में। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मानवाकृति है उसको प्रमाण के अनुसार कितने ताल में बांटा गया है, या कितने ताल माने गए हैं, तो 7.5 ताल। ध्यान रखिएगा,
अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? ठीक है, 208 अंगुल, 90 अंगुल, 100 अंगुल, 128 अंगुल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 90 अंगुल। ये जो 90 अंगुल लिखा है, यही है 7.5 ताल। ताल में अगर डिवाइड करेंगे तो 7.5 ताल हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। ताल में अगर डिवाइड करेंगे तो 7.5 ताल हो जाएगा। अंगुल में डिवाइड करेंगे तो आपका 90 अंगुल रहेगा। सही करवाया है 208 अंगुल, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 50 नंबर। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। जितने भी यहाँ पर नगर दिए हुए हैं वो सभी उत्तर प्रदेश के ही हैं। ध्यान रखिएगा, जो राज्य ललित कला अकादमी है वो लखनऊ में है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है, तो वो दिल्ली में है। अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्र यानी कि देश, देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में है, तो वो हो गया दिल्ली में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, या फिर पूछ लिया जाए केंद्रीय ललित कला अकादमी, तो वो हो जाएगी दिल्ली में। अगर पूछा जाता है कि राज्य ललित कला अकादमी, तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ में है। तो जो राज्य ललित कला अकादमी ये कहाँ हो गई? लखनऊ में। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित हैं? तो महाराष्ट्र से। अगर पूछ लिया जाए मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, तो बिहार से। मधुबनी और आपकी वर्ली खूब पूछी जाती है। टिकुली वो भी बिहार की है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे समझिए अगला प्रश्न। यहाँ पर थोड़ा बहुत ही छोटा छोटा दिया हुआ है, फिलहाल आप लोग वॉइस पर ध्यान रखिएगा। कांगड़ा शैली का संरक्षक राजा कौन है? कांगड़ा शैली जो कि पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है, तो कांगड़ा शैली के जो संरक्षक राजा हैं वो आपके हैं संसार चंद। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए संसार चंद। नेक्स्ट यहाँ पर इंद्रधनुष रंग का 5वां रंग कौन सा है? मैंने आपको बताया था विब ग्योर, ध्यान रखना है। तो VIB GY, 5 नंबर पर आया वाई, वाई यानी कि येलो, येलो यानी कि पीला, तो हो गया यहाँ पर पीला आंसर। अगला है, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं, या फिर पेस्टल रंग की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? स्थायी, अस्थायी, चमकीले, धुंधले, मैंने अभी आपको बताया ये हो गए अस्थायी। अब यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, जो हो गया 90 डिग्री। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपनी दिनचर्या के चित्रों को कहाँ व्यक्त किया? तो गुफाओं की भित्तियों पर। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था, तो गुफाओं में इसने अपने चित्र बनाए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई? सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज है वो कहाँ हुई थी? मिर्जापुर। और अगर पूछ लिया जाए कि मिर्जापुर की गुफाएं हैं कहाँ, या मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। क्लियर। नेक्स्ट, बोधिसत्व पद्मपाणि या फिर पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में है? यह है गुफा नंबर 1 में। पद्मपाणि बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, वज्रपाणि बोधिसत्व और आपकी मारविजय, ये सब कहाँ है? गुफा संख्या 1, अजंता की गुफा संख्या 1। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण या फिर आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता, आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक, या फिर इस प्रकार पितामह, कुछ भी पूछा जाए, अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन में हैं तो यही सही होंगे। अगर ये नहीं है तो राजा रवि वर्मा सही होंगे। ये भी नहीं है तब आप सही करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्होंने आपका जनगण मन लिखा था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न आता है, सर्वप्रथम सबसे पहले किसने चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया? तो राइट आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर। इसमें गलत दिया हुआ वात्स्यायन रचित कामसूत्र, गलत है ये। सबसे पहले चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक में। पुस्तक का नाम है 6 लाइम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, ये इंग्लिश में नाम हो गया। हिंदी में नाम है शिल्प षडांग। ठीक है, आप इतने ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तैल रंग चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? तैल रंग चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? देखिए, व्हाइट मैन, कार्टेस शीट, पेस्टल पेपर, ये कहाँ से प्रयोग हो जाएंगे? कार्टेस पेपर, व्हाइट मैन आप जानते हैं।
जल रंगों के लिए होता है। पेस्टल पेपर दिए है, पेस्टल पेपर तो ये पेस्टल रंगों के लिए उपयोग होगा और इसमें तो दिया ही है। ऑयल स्केचिंग पेपर यही उपयोग होगा जो ऑयल कलर वाला है, ऑयल शीट। नेक्स्ट है यहाँ पर शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है यहाँ पर गजगामिनी। गजगामिनी फिल्म किसकी? अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं एम.एफ. हुसैन की। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में है? तो भीमबेटका की गुफाएं, पंचमढ़ी की गुफाएं, ये सब कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। और 1605 ईस्वी में रागमाला चित्रण राजस्थान की किस कला शैली के अंतर्गत हुआ है? तो 1605 की जो रागमाला है वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत चित्रित हुई है। और नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न कल्प सूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? तो अभी आपको बताया गया है कि जो कल्प सूत्र ग्रंथ है ये जैन धर्म से संबंधित है, तो इसमें जो चित्र बने होंगे वो भी जैन धर्म से ही संबंधित होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अब्दुल रहमान चुगताई निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये भी मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, बंगाल शैली से। ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। बंगाल चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? तो बंगाल शैली के जो जनक होंगे यानी अवनींद्रनाथ टैगोर, यही बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? अभी आपको बताया है कि ये बिहार से संबंधित है। मधुबनी आपकी टिकुली ये भी बिहार की है, तो इसे ध्यान रखिएगा। एक रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार सटीक होता है? अभी आपको बताया जा चुका है, आयताकार। और अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पर सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। जो प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो आपको डिटेल में मैंने समझा दिया है और साथ ही में बताया भी है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर वो सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी लोगों का कल एग्ज़ाम है तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। पेपर को अच्छा कीजिएगा और यहाँ से कितने क्वेश्चन फंसे आपके वो भी हमें टेलीग्राम चैनल पर या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, इसका हमें वेट रहेगा। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।